हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस इंग्लिश में, जहां पे आप करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रैक्टिस। दोस्तों, मैं प्रभात कुमार, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका साथी, आपका गुरु लेकर के हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से आज एक प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम लोग करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। मेरे दोस्तों, ये जो सेशन होने वाला है ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एफटीएस, सीपीओ, स्टेनो और तमाम एसएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल है। चाहे आप पंजाब पुलिस का पेपर देख लो, चाहे आप हरियाणा पुलिस का पेपर देख लो, चाहे आप बिहार सीजीएल देख लो, झारखंड सीजीएल अभी लगा हुआ है वो पेपर देख लो, आप चाहे कोई सा भी पेपर देख लो जिसमें इंग्लिश पेपर आता है, क्वेश्चन आता है इंग्लिश का, उसके लिए ये पैटर्न, ये लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, लेवल ऑफ क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल, सारा कुछ सेम रहने वाला है। सिर्फ बैंकिंग एंड अलाइड एग्जामिनेशन का पैटर्न इससे काफ़ी अलग लेवल का होता है, उसके लिए मैं एक अलग से सेशन लेकर के आऊँगा। लेकिन फिलहाल एसएससी लेवल का जो भी पेपर होता है वो सारा का सारा पेपर का सिलेबस और डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है सो आपके इस सेशन से कवर हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, बिना समय गंवाए बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन है आपका स्पेलिंग टेस्ट का क्वेश्चन है। स्पेलिंग टेस्ट में आपको बताना है कौन सा वो ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है। जी हाँ मेरे साथियों, जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है। आता है सबसे पहले रिटॉर्ट, फिर है रिट्रीव, फिर है रिवेंज और है रिटर्न। रिटर्न का मतलब तो वापस होना होता है, आपको पता है। रिवेंज मतलब बदला लेना। रिवेंज का मतलब क्या होता है मेरे साथी? बदला लेना होता है ना। चलिए, रिटॉर्ट का मतलब क्या होता है? रिटॉर्ट का मतलब होता है करारा जवाब देना। क्या मतलब होता है सर? करारा जवाब देना। सबसे पहले तो सारे वर्ड का मीनिंग जान लें हम लोग, है ना। करारा जवाब देना, या फिर हम इसी को कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देना। मुंह तोड़ जवाब देने का मतलब ये नहीं किसी का मार मुक्का का मुंह तोड़ दिया, मुंह नहीं तोड़ना है मेरे भाई, ठीक है। मुंह तोड़ जवाब देना मतलब क्या? जोरदार जवाब देना, जोरदार जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना, ठीक है। तो ये हो गया इसका मीनिंग। फिर है अपने पास रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब क्या होता है? अगर कोई डेटा आपका लॉस हो गया है, किसी डेटा का आपका क्षय हो गया है, लॉस हो गया है, उसको वापस से गेन करना रिट्रीव होता है, यानी कि पुनः प्राप्त करना, फिर से ऑब्टेन करना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? रिट्रीव का मतलब क्या हो जाएगा? रीगेन करना, किसी भी चीज को क्या करना? रीगेन करना, ठीक। कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है मेरे साथियों? यहाँ पे रिवेंज का स्पेलिंग गलत है, जबकि रिवेंज का स्पेलिंग क्या होता है? REVEN जी, रिवेंज इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का ये क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। कहता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। मम्मा ने कहा, आई एम वरिड अबाउट योर सेफ्टी। देखो भाई, यहाँ पर ध्यान किन किन बातों का देना है। सबसे पहले बात तो ये, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। जी हाँ मेरे साथियों, क्या कहते हैं इसको? रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग क्लॉज का ये क्या है? सब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग क्लॉज का ये क्या है? वर्ब है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा जो है सो हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का ये क्या है? सब्जेक्ट है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? ये सब्जेक्ट है। अब आओ देखो, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो सकता है? आई, आई किस में चेंज हुआ पहले तो ये देख लें, ठीक है। कनेक्टिव वर्ड देख लो, असर्टिव सेंटेंस है। सेंटेंस कैसा है मेरे साथी? असर्टिव सेंटेंस है। सेंटेंस कैसा है? माफ करेंगे, आगे बढ़ गए हैं। सेंटेंस कैसा है हमारा? असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस में क्या करना होता है? हमको देखना होता है कि कनेक्टिव वर्ड के तौर पे दैट का यूज किया गया है कि नहीं। तो कनेक्टिव तो वर्ड के तौर पे यहाँ पर दैट का यूज नहीं किया गया है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसा ही हमारा क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। 2 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। आते हैं हम 3 नंबर, 4 नंबर और 1 नंबर पे। देखते हैं मदर सेड, मम्मी ने कहा, माँ ने कहा। अब माँ ने अगर कहा है और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज यहाँ पर क्या है? मिसिंग है। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज क्या है आपका? यहाँ पर मिसिंग है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? मम्मी ने कहा, आई एम वरिड अबाउट योर सेफ्टी। मम्मी ने कहा कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए चिंतित हूँ। तो अगर मेरी मम्मी कहेगी कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए चिंतित हूँ, तो जाहिर सी बात है कि अगर मम्मी कह रही है और मैं सुन रहा हूँ, तो मम्मी ने मुझसे ही कहा होगा। तो मम्मी, मदर, यहाँ पे क्या है? मदर सेड टू मी हो जाना चाहिए। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो मदर सेड लिखा है, ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? मदर सेड टू मी, मम्मी ने मुझसे कहा। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन के हिसाब से जब हम चलेंगे तो ये सेड टू किस में बदल जाना चाहिए? टोल्ड में बदल जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे बदला है और
यहाँ पे बदला है। मदर टोल्ड मी दैट शी वॉज, और यहाँ पे है शी हैड बीन। यहाँ पे देखते हैं ये प्रेजेंट है, आई एम वरिड, सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट, जबकि हैड बीन यहाँ पर क्या है, पास्ट परफेक्ट हो गया, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। आई वॉज वरिंग या तो प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आई एम वरिड किस में चेंज हो जाएगा, शी वॉज वरिड। ये आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है ना, सब्जेक्ट ऑफ आरसी। एक बात और याद रखेंगे कि सब्जेक्ट ऑफ आरएस जो होता है, सब्जेक्ट ऑफ आरएस, अगर ये फर्स्ट पर्सन का है, अगर ये फर्स्ट पर्सन का है, तो ये चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरसी के, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरसी के चेंज हो जाता है। अगर ये सेकेंड पर्सन में होता है, अगर आरएस का जो सब्जेक्ट है ये अगर सेकेंड पर्सन में होता है, किस में होता है, सेकेंड पर्सन में होता है, तो ये चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ आरएस के, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आरसी के चेंज हो जाता है, यानी कि रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और अगर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अगर थर्ड पर्सन में है, तो फिर ये क्या होता है, ये चेंज नहीं होता है मेरे साथियों, याद रखिएगा इस बात को कि ये चेंज नहीं होता है। तो ये आई फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मम्मा के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मम्मा के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मम्मा क्या है, नाउन है, फीमेल है, सिंगुलर है, तो मम्मा के लिए क्या यूज कर देंगे, शी यूज कर देंगे। तो मदर टोल्ड मी दैट शी, सिंपल प्रेजेंट चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट, तो शी वाज वरीड अबाउट। फिर ये सेकंड पर्सन में है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ आरसी। ऑब्जेक्ट ऑफ आरसी क्या है, यहाँ पे मम्मी कहेगी तो किससे कहेगी, मुझसे कहेगी, मुझसे का मतलब क्या हो गया, मी हो गया, मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई बनेगा, है ना। तो वरीड अबाउट यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई सेफ्टी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या है, 1 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। ऑफ द 2 प्लान्स सबमिटेड बाय द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट साहब ने जो 2 प्लान सबमिट किया, उसमें से दिस इज द वन मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड। हमेशा याद रखना कि जो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, यदि उसके बाद ऑफ लगा हुआ होता है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद अगर ऑफ लगा हुआ होता है, तो उस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले क्या लगता है, द लगता है। इस बात को याद रखिएगा। आइए इसको हम एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से देख लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि रमन इज टॉलर देन नमन। यहाँ पे लिखा है रमन इज टॉलर देन नमन, ठीक है। हम इसको तो ऐसे भी कह सकते हैं कि रमन इज द टॉलर, रमन जो है सो क्या है, द टॉलर है ऑफ द 2 बॉयज, जो 2 लड़के हैं नमन और रमन, इसमें से रमन जो है सो क्या है, लंबा, ज्यादा लंबा है। अब एक चीज याद रखना है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसके बाद देन या टू का यूज होता है। अगर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद देन या टू का यूज हुआ है, तो इसके पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी पॉइंट आपको क्या याद रखनी है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद देन या टू की जगह पे क्या आ गया है, ऑफ आ गया है, तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले क्या कर देंगे मेरे भाई लोग, द का यूज कर देंगे। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद क्या आ गया था, ऑफ आ गया था, तो हमने कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले क्या कर दिया, द कर दिया। अब हम लोग चाहें तो इसी सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, जरा इस चीज को देख लेंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑफ द 2 बॉयज, हम कैसे लिख सकते हैं, ऑफ द 2 बॉयज, इतना लिखने के बाद कॉमा दे देंगे और फिर क्या कह देंगे हम, रमन इज द टॉलर, रमन इज द टॉलर। ऐसे भी हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। ये तरीका भी लिखने का सही है, ये तरीका तो पहले से सही था ही था। ये ऑफ द 2 बॉयज पहले आ गया और रमन इज के बाद कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले क्या आ गया, द आ गया। सेम कॉन्सेप्ट जो है सो हमारा कहाँ अप्लाई हो रहा है, पीछे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर क्या आ गया है, ऑफ आ गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया है, ऑफ आ गया है। ऑफ द 2 प्लान्स सबमिटेड बाय द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट के द्वारा जो 2 प्लान सबमिट किए गए हैं उनमें से दिस इज द वन मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड। ये क्या है, मोर लाइकली, यहाँ पे कंपैरेटिव वर्ड का यूज किया गया है, यानी कि ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि इसको इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, पैसा तो देना है नहीं, चालान थोड़ा ही कटना है आपका।
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर दिन जब ये पोस्ट अपडेट हो, जब ये क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन सॉल्यूशन अपडेट हो, तो आपके पास बाबा जी का संदेशा पहुंच जाए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का फिर से क्वेश्चन है, कह रहा है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी की जो पहली मीटिंग है विल बी होल्ड। अरे मेरे भाई ये क्या है, स्टैंडिंग, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी है तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या है विल, विल का मतलब क्या हो गया मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद क्या है बी। तो मेरे भाई याद रखना तुम कि जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद जब बी आता है तो इस बी के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखने की जरूरत है। वैसे तो मॉडल वर्ब के साथ क्या यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। लेकिन मॉडल वर्ब के साथ बी और बी के साथ बी3 भी यूज होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, मॉडल वर्ब के साथ जब बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो ये एक्टिव वॉइस में यूज की जाती है, वहीं जबकि मॉडल वर्ब के बाद बी और बी के बाद जब बी3 का यूज होता है तो वो पैसिव फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म में यूज होता है, पैसिव फॉर्म में यूज होता है, ठीक। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी विल बी होल्ड नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे विल बी हेल्ड होगा। सही जवाब कहाँ है, विल बी हेल्ड, विल बी हेल्ड। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग एसएससी सीजीएल में जब रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आया, लास्ट ईयर आया और इस साल भी जब आ रहा है रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन, PQRS को सिर्फ अरेंज करना है, सेंटेंस 1 सेंटेंस 6 नहीं है, ABCD को अरेंज करना है जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। जब इस तरह का पैटर्न आ रहा है, पिछले साल भी देखा गया और इस साल भी देखा जा रहा है, जब इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत सारे लोग इसको छोड़ दे रहे हैं, जबकि इसको छोड़ना नहीं है मेरे साथी। करना क्या है, इसको हम लोग क्वेश्चन से बनाए, ऑप्शन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखो। देखो यहाँ पे कह रहा है दे कैन हेल्प, ठीक है। ए से कोई भी ऑप्शन शुरू हो रहा है, कोई भी ऑप्शन ए से शुरू नहीं हो रहा है तो हम ए वाले पे दिमाग ही नहीं लगाएंगे। दिमाग किस पे लगाएंगे, बी पे और सी पे। आ जाओ देखते हैं हम लोग बी और सी। बी में कह रहा है एडवर्टीजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। अब ये दे किसके लिए यूज हुआ है भाई साहब, एडवर्टीजमेंट्स के लिए यूज हुआ है। एडवर्टीजमेंट्स के लिए दे क्यों यूज हुआ, वैसे तो आपको पता होना चाहिए। एक सेकंड में जरा स्क्रीन लेकर के आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। तो वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट जो शब्द है, एडवर्टीजमेंट जो शब्द है मेरे भाई, एडवर्टीजमेंट वर्ड क्या है मेरे भाई, ये एक नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग नाउन है। क्या ये नॉन लिविंग नाउन है, और ये कैसा नाउन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये सिंगुलर नाउन है मेरे साथी। एडवर्टीजमेंट जब नाउन है और ये सिंगुलर इन नंबर है और ये नॉन लिविंग है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, इट यूज होगा। वहीं आपको पता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में इट है, तो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या होता है, दे होता है। तो फिर यहाँ पर जो दे आया है यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट, ये दे किसके लिए आया है, तो ये एडवर्टीजमेंट्स के लिए आया, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। तो एक स्टेटमेंट तो ये हो गया बी वाला। सी में देखते हैं, कह रहा है कि टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टीजमेंट्स। अब बात ये आती है कि बी को पहले करे कि सी को पहले करे, किसको पहले करे। अगर हम सी को पहले करने की कोशिश करते हैं तो पहला स्टेटमेंट अगर हमें ये कहेगा कि जो टीनेजर्स हैं वो खासतौर पर वल्नरेबल होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं टू सच एडवर्टीजमेंट्स, यानी कि ऐसे एडवर्टीजमेंट से। तो कैसे एडवर्टीजमेंट से ये तो बताया गया नहीं है। तो जब तक ये बात नहीं बताई गई है कि कैसे एडवर्टीजमेंट से, तब तक हम स्टेटमेंट को पहला स्टेटमेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे। यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है, ये सी वाला ऑप्शन कहीं भी वैलिड नहीं होगा। तो दोनों के दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बचा अपना 2 नंबर ऑप्शन और 3 नंबर ऑप्शन जिसमें बी से शुरुआत हो रही है। तो बी क्या कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट जो है सो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है यदि वे ईमानदार हो, यानी कि यदि वो सही चीजों को दर्शा रहे हैं और यदि लोग उससे सही चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, ये यूजफुल है अगर वो ऑनेस्ट है तो। अब यूजफुल है, कैसे यूजफुल है, इट कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू। तो बी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। बी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। एक तो ये लग रहा है और दूसरा क्या है, टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल। अब यहाँ पे यूजफुल होने की बात हुई है और यहाँ पे हेल्प यू डिसाइड, यहाँ पे हेल्प यू डिसाइड हो रहा है। तो यूजफुल कैसे टोन का वर्ड है, पॉजिटिव टोन का वर्ड है। हेल्प कैसे टोन का वर्ड है, पॉजिटिव टोन का वर्ड है। और राइट प्रोडक्ट फॉर यू, यानी कि ये कौन सा टोन है,
ये भी पॉजिटिव टोन का वर्ड है। तो जाहिर सी बात है कि एक्सट्रीमली यूजफुल के बाद हेल्प राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू वाला स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि टोन ऑफ द सेंटेंसेस सेम है यहाँ पर। तो बी के बाद क्या फॉलो करेगा? ए। बी के बाद जैसे ही ए फॉलो करेगा तो पांचवा का 2 नंबर जो है सो सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन हु सुपरवाइजेज स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन हॉल। ओहो, बच्चों को जो परीक्षा हॉल में सुपरवाइज करता है, जो देखरेख करता है, निगरानी करता है, देखरेख नहीं निगरानी जो करता है, तो क्या कहते हैं? इन्विजिलेटर कहते हैं। आपको पता है क्वेश्चन आंसर शीट जो आपको आंसर बुकलेट मिलता है उसके ऊपर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होता है। आप जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो आपके जो एडमिट कार्ड होता है, आपका हॉल टिकट होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स बना होता है जिसमें लिखा होता है इन्विजिलेटर सिग्नेचर, है ना। तो फिर वो क्या होता है? वो वही इंसान होता है ना जो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी निगरानी करता है, कहीं आप चोरी डकैती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप कान में दूरसंचार यंत्र को चिपका करके तो नहीं लाए हैं। ठीक है, क्या कहेंगे उसको हम लोग? इन्विजिलेटर कहते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब क्या होता है? सिनोनिम चाहिए। टैसीटर्न, टैसीटर्न का मतलब क्या होता है? जो इंसान खुद में रहे, चुप रहने वाला इंसान रहे, जो इंसान खुद में रहने वाला हो, जो इंसान खुद में रहने वाला हो, खुद में रहने वाला इंसान, खुद में रहने वाला इंसान। खुद में रहने वाला इंसान मतलब कि जिसको दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं है। दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं है यानी कि जो इंसान ज्यादा बकबक 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 नहीं करता है। वर्बोज, ज्यादा बोलने वाला, बड़बोला इंसान जो ना हो। अब बड़बोला ऐसा क्या हो जाएगा? ये तो एंटोनिम हो जाएगा, तो ये इसका सही जवाब नहीं होगा। नॉइजी यानी कि शोरगुल वाला नहीं होगा। लाइवली यानी कि जीवंत, कहते ना लाइवली कॉन्सर्ट था यानी कि पूरा हो हंगामा यो हो रहा था उस कॉन्सर्ट में, तो लाइवली कॉन्सर्ट ये भी नहीं होगा। रिजर्व्ड, जी हाँ मेरे साथी, क्या हो जाएगा? रिजर्व्ड, बहुत रिजर्व्ड नेचर का आदमी है यानी कि ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता है। रिजर्व्ड इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से आपको ढूंढना है क्या? सिनोनिम। सिनोनिम किस चीज का सिनोनिम? वर्टिकल। वर्टिकल मतलब आपको पता है कि ये पोजीशन जो हुआ सो क्या हो गया? वर्टिकल हो गया। ये पोजीशन जो है हुआ सो क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो गया। तो वर्टिकल का मतलब क्या हुआ? खड़ा। वर्टिकल का मतलब क्या हुआ? स्टैंडिंग, स्ट्रेट, सीधा। इक्वल का मतलब तो बराबर होता है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समानांतर होता है। इसका मतलब क्या होता है? समानांतर, समानांतर होता है। ठीक है। शेकी मतलब क्या होता है? हिलने डुलने वाला होता है। ठीक है, जो चीज काफी ज्यादा बदल जाए, ठीक है, तो शेकी उसके लिए यूज करेंगे। तो वर्टिकल मतलब क्या? खड़ा हो गया। अपराइट इसका हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केक वॉक। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमसे कोई कहे कि अरे यार ये काम तो एकदम केक वॉक है, केक वॉक कहने का मतलब क्या है? खाने वाला जो हैप्पी बर्थडे टू यू वाला जो केक होता है उसकी तरफ चलने वाला। तो केक वॉक का मतलब क्या है? कोई ऐसा काम जो कि बहुत ही ज्यादा आसान हो। केक वॉक का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज वेरी इजी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 9th का 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि पैसिव में बदलो। गिव द चाइल्ड ए नरिशिंग डाइट। अब देखो यहाँ पे क्या है? वर्ब है। गिव द चाइल्ड ए नरिशिंग डाइट, ये क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। बच्चे को दो, बच्चे को दो, क्या दो भाई साहब? एक नरिशिंग डाइट दो। ठीक है, तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। द चाइल्ड, द चाइल्ड, द चाइल्ड, द चाइल्ड सब जगह पे है। अब गिव है। गिव का मतलब क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। तो फिर वॉज तो होगा ही नहीं यहाँ पर। अब गिव द चाइल्ड, ये कैसा सेंटेंस है मेरे भाई? इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। चलो आ जाओ, इंपेरेटिव सेंटेंस का थोड़ा स्पेशल केस देख ले हम लोग एक बार, है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस का जरा हम लोग स्पेशल केस देख लें। इंपेरेटिव सेंटेंस के केस कैसे होते हैं? एक्टिव टू पैसिव। सबसे पहला केस ले लेते हैं। जैसे हमने कहा ओपन द डोर, हमने क्या कहा? ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो यहाँ पे ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो गया? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको जब हम लोग पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी ओपन्ड। क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी ओपन्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी ओपन्ड, यानी कि पहले लेट आ गया, उसके बाद डोर, जो ऑब्जेक्ट डैश था, ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट डैश बन जाएगा, फिर आएगा बी और बी के बाद आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, एक तो ये तरीका है। दूसरा दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसको कहेंगे कि द डोर
शुड बी, ये भी कह सकते हैं कि द डोर शुड बी ओपन्ड, द डोर शुड बी ओपन्ड, हम ये भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है भाई साहब, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, कमांड हो सकता है ना, तो कमांड अगर दिया गया तो फिर क्या, शुड, ऑब्लिगेशन आना जरूरी है यहाँ पे। द डोर शुड बी ओपन्ड, ये भी एक ऐसा पैसिव हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर आते हैं, क्या है, द चाइल्ड मस्ट हैव गिवन, मस्ट हैव गिवन, ये परफेक्ट आ गया यहाँ पे, परफेक्ट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। इज गिवन, इज गिवन तो बिल्कुल नहीं होगा। द चाइल्ड इज गिवन अ नरिशिंग डाइट, ये भी नहीं होगा, ठीक है। द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट, ये इसका सही जवाब होगा। 10th का आंसर क्या हो जाएगा, 10th का आंसर हो जाएगा 3, द चाइल्ड शुड बी गिवन। इंपरेटिव सेंटेंस का पूरा केस हमने आपको आगे बता दिया है, ठीक है। तो द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट हो जाएगा। वैसे भी तुमको पता है कि शुड क्या है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद बी आएगा और बी के बाद क्या आता है, V3 आता है। तो ये सेंटेंस कैसा स्ट्रक्चर में आ गया, पैसिव स्ट्रक्चर में आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एंटोनिम बताना है टीनेशियस का। वैसे मेरे भाई टीनेशियस का मतलब क्या होता है, टीनेशियस का मतलब होता है दृढ़, क्या मतलब होता है इसका, दृढ़। और स्टेड फास्ट, स्टेड फास्ट का मतलब क्या होता है, ये क्या हो गया मेरे साथी, वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड, लगता है कुछ सिस्टम में गड़बड़ी आ गई है और सिस्टम हो गया है हैंग। हो जाइए, थोड़ा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है, सिस्टम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर हमें फिर से इस सेशन को शुरू करना होगा। उसको लगता है कि इसमें गड़बड़ी आ गई है। चलिए, जो भी गड़बड़ी आई थी हम लोग फिर से इसको शुरू करते हैं, यहाँ से लेकर के आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। टीनेशियस का मतलब हमने क्या जाना था, टीनेशियस का मतलब क्या था, टीनेशियस का मतलब था हम लोगों के सामने दृढ़। स्टीड फास्ट का मतलब क्या होता है, स्टीड फास्ट का मतलब था भैया फास्ट तो है, फास्ट का मतलब क्या हुआ, गति, तेज। और स्टीड का स्लो एंड स्टेडी का है, तो ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, मतलब धीरे रहे लेकिन निरंतर रहे। तो स्टीड फास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, निरंतर रहेगा, दृढ़ रहेगा, अचल रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, निरंतर रहेगा यानी कंटिन्यूअस रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, ये भी क्या रहेगा, दृढ़ रहेगा, ठीक। रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है, रिलेंटलेस का मतलब है दयाहीन, मतलब जिसके दिल में एकदम दया नहीं है, एकदम क्रूर जिसको कहते हैं, क्रूर, क्रूर सिंह, चंद्रकांता वाला क्रूर सिंह, ठीक है। जिसको कहते हैं कठोर, एकदम कठोर जो होता है इंसान, निष्ठुर होता है, निष्ठुर, मतलब इंसान के दिल में कोई दया भाव नाम की चीज नहीं होती। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, लगातार, परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है। और यील्डिंग, यील्डिंग का मतलब क्या होता है, यील्डिंग का मतलब होता है मान मान लेने वाला। क्या मतलब होता है, मान लेने वाला, यानी कि प्रोडक्टिव, यानी कि रिजल्ट देने वाला, उपज, ठीक है, उपज। तो टीनेशियस का मतलब क्या हो गया, दृढ़ हो गया। ऐसा उल्टा क्या हो जाएगा, जो मान ले, दृढ़ लेने, दृढ़ का मतलब क्या है, जो अडिग है, अपने आप पे अड़ा हुआ है कि नहीं मैं नहीं मानूंगा तो नहीं मानूंगा, मैं तुमसे गिफ्ट नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा, ठीक है। मुझे महंगा वाला गिफ्ट चाहिए, मुझे ये सैमसंग का फोन नहीं चाहिए बच्चा वाला M32 प्रो 5G जो आया वो नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए, S23 चाहिए। यील्डिंग, मान लेने वाला, नहीं नहीं बेबी ले लो ये वाला फोन ले लो, ये भी फोन अच्छा है, ठीक है, ये भी 5G है, 13 पॉइंट का इसमें 5G सपोर्ट है। तो इस तरह की बातें जो बोली जाती हैं तो सामने वाला इंसान क्या होता है, मान जाता है, तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है आपके लिए। तो क्या हो गया ये, यील्डिंग, यील्डिंग हो जाएगा इसका मान लेने वाला। दृढ़ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यील्डिंग हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका हो गया 11th का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। We stayed in Jim's flat, हम लोग ठहरे, सब्जेक्ट प्लस V2, हम लोग ठहरे, कहाँ ठहरे, जिम के फ्लैट में ठहरे।
ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे। ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे की व्हेन ही वॉज ऑन हॉलीडे। व्हेन ही वॉज ऑन हॉलीडे होना चाहिए, जब वह छुट्टी पर था, के दौरान नहीं, जब वह छुट्टी पर था तो हम लोग वहां ठहरे। ठीक है, पास्ट के दो इंसिडेंट एक बार में होकर के खत्म हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन ही वॉज ऑन हॉलीडे होगा, ड्यूरिंग इन ही वॉज ऑन हॉलीडे नहीं होगा, क्योंकि ड्यूरिंग क्या है, एक इंटायर कंटिन्यूएशन, एक इंटायर पीरियड एक कंटिन्यूएशन को डिनोट करता है। तो इंटायर पीरियड एक कंटिन्यूएशन को यहाँ पर हम डिनोट ड्यूरिंग से यहाँ पर हम डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि इधर देखो यहाँ पर ही वॉज ऑन हॉलीडे ये भी सिंपल पास्ट है और इधर सब्जेक्ट प्लस V2 ये भी सिंपल पास्ट है। तो सेंटेंस में दो क्लॉजेज जब सिंपल पास्ट में हो और दोनों एक साथ होने के अकरेंस को अगर डिनोट कर रहा हो तो हम लोग वहां पे व्हेन का यूज करके इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर ड्यूरिंग को लगाना होता तो फिर हमको यहाँ पे कंटिन्यूअस को यूज करना होता। ठीक है, तो ड्यूरिंग को हम यहाँ पर चेंज करेंगे, किससे, व्हेन से हम रिप्लेस कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग ही वॉज। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ड्यूरिंग ही वॉज की जगह पे क्या हो जाएगा, व्हेन ही वॉज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन है, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न। अरे मेरे भाई, यहाँ पर ही अलाउड है, सब्जेक्ट के साथ क्या है मेरे साथी, V2। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, V2 है। तो ही अलाउड हिज सन, उसने अपने सन को अलाउ किया, किस चीज के लिए, चलाने के लिए। भैया गाड़ी चलाने के लिए अलाउ किया होगा, परमिशन दिया होगा, बट लेकिन ही वार्न, लेकिन ही वार्न यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ क्या है मेरे भाई, V1 है। तो सब्जेक्ट के साथ V1, सब्जेक्ट कैसा है तुम्हारा मेरे भाई, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो V1 वैसे ही गलत हो गया। तो फिर यहाँ पर सही क्या होगा, ही वार्नड सही होगा। सही क्या होगा यहाँ पे, ही वार्नड सही होगा। क्यों ही वार्नड सही होगा, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, जो प्रिंसिपल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है वो किसमें है, सिंपल पास्ट में है। तो जब उधर सिंपल पास्ट है तो इधर पे सिंपल पास्ट करो, तो ही वार्नड होगा यहाँ पे, ना कि ही वार्न हो जाएगा। सही जवाब कहाँ है, ही वार्न। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, रैंक एंड फाइल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल इन द कंपनी। अब देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट कॉमन सेंस भी बना सकते हो। तो चेयरमैन जो है कंपनी का, वो अपने कंपनी का क्या करेगा, किसका देखभाल करेगा, कंपनी का चेयरमैन अपने कंपनी पे किसका देखभाल करेगा, ऑफिसर्स का देखभाल करेगा। अगर सिर्फ ऑफिसर का देखभाल करेगा तो बाकी लोग कहेंगे जा बेटा हम काम ही नहीं करते। ओनली द टॉप रैंक पीपल, अगर केवल टॉप रैंक पीपल देखभाल करेगा तो फिर बाकी के लोग कहेंगे जा बेटा हम काम ही नहीं करते। ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी पीपल की देखभाल करेगा। जाहिर सी बात है कि भाई साहब ऑर्डिनरी पीपल का देखभाल करेगा तभी जा करके कंपनी जो है तो सुचारू रूप से चलेगा। और डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल, अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट और फाइल की ही देखभाल करेगा तो बाकी चीजों की देखभाल कौन करेगा, तो डॉक्यूमेंट एंड फाइल नहीं होगा। रैंक एंड फाइल का मतलब क्या हो गया, ऑर्डिनरी पीपल यानी कि आम जनता। आम जनता का देखभाल करता है कौन, हमारे कंपनी का जो चेयरमैन है वो आम जनता का देखभाल करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो एकदम रद्दी क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। डू डज डिड के साथ क्या लगता है मेरे भाई, डू डज और डिड ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स, इसके साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है हम लोग। ठीक है, जबकि यहाँ पे डिड यू के साथ क्या लग गया, बेक्ड, सेकेंड फॉर्म लग गया। तो बेक्ड की जगह पे क्या हो जाएगा, डिड यू बेक हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज टुडे बिकम अ मेजर डैश टू मैनकाइंड। अरे मेरे भाई, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है या फिर जो क्लाइमेट चेंज है, ये आज के दिन में हो गया है, बन गया है। क्या बन गया है, एक बहुत बड़ी डैश हो गया है मानवता के लिए, मैनकाइंड के लिए बहुत बड़ी डैश हो गया। क्या हो गया, पेनल्टी हो गया, कोई गलती किया है क्या, नहीं, कोई बहुत बड़ी पेनल्टी नहीं हुआ। कोई पनिशमेंट हो गया है, सजा मिला है, नहीं, सजा नहीं मिला। इंडेंजर का मतलब क्या होता है, जो विलुप्तता के कगार पर है, जो विलुप्त होने वाला है। तो विलुप्त होने वाला जैसा कोई बात है यहाँ पे नहीं है। थ्रेट, थ्रेट का मतलब क्या है मेरे भाई, भय। ठीक है, भय है, मेजर भय है मैनकाइंड को, मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा भय है, यानी कि हम कह सकते हैं संकट है। क्या है, भय है यानी कि संकट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रफ, रफ का चाहिए एंटोनिम। रफ का एंटोनिम क्या होगा, रफ का मतलब क्या होता है, कोर्स का मतलब खुरदुरा होता है। कोर्स का मतलब क्या होता है, खुरदरा होता है। खुरदरा, खुरदरा मतलब
फिर से हम आए कहाँ पे, रफ पर ही आ गए। थिक का मतलब मोटा होता है, क्रूड का मतलब कच्चा, क्रूड ऑयल होता है ना कच्चा तेल, तो क्रूड का मतलब कच्चा हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, रफ का उल्टा हो जाएगा स्मूथ हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से आ गया एरर क्वेश्चन, डू यू रिकॉल टू मीट, मेरे भाई याद रखना कि रिकॉल एक ऐसा शब्द है, रिकॉल एक ऐसा शब्द है जिसके बाद जीरंड का यूज करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या यूज किया गया है, रिकॉल के बाद इन्फिनेटिव का यूज कर दिया गया है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में क्या, रिकॉल के बाद इन्फिनेटिव का यूज कर दिया है, जो कि गलत है। रिकॉल के बाद जीरंड का यूज करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो रिकॉल के बाद हम लोग टू मीट का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, रिकॉल के बाद हम लोग मीटिंग का यूज करेंगे, रिकॉल के बाद हम लोग टू मीट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो हम लोगों ने कल भी किया था, वॉक और मूव एट अ स्लो पेस, रिलैक्स्ड पेस, एकदम आराम से चलते जाना, चलते जाना, क्या कहते हैं हम लोग, आराम से एकदम चलते जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, धीरे धीरे चलने वाले प्रोसेस को कहेंगे एम्पर। वैसे स्ट्रट का मतलब क्या होता है, इठलाना, इठलाना मतलब आप लोग जानते ही होंगे, इठलाना मतलब क्या होता है, इतरा करके चलना। ठीक है, रोम्प का मतलब क्या होता है, शोर शराबा करते हुए चलना, शोर शराबा, शोर शराबा का मतलब आप जानते हैं, हंगामा करना, कोलाहल करना, है ना, कोलाहल करना, कोलाहल करना। ठीक है, और प्रैंस, प्रैंस का मतलब क्या होता है, उछल कूद, उछल कूद। ठीक है, प्रैंस का मतलब क्या होता है, उछल कूद। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 19 का 1 हो जाएगा, एम्पल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पैसिव में चेंज करना है, शी गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल हैंडबैग। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शी सब्जेक्ट है तुम्हारा, गिफ्टेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सेंटेंस कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो इसको किस में चेंज करना है, पैसिव में। शी गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल हैंडबैग, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई एम, पास्ट है ना, पास्ट है तो एम वाला तो दोनों ऐसे ही गलत हो जाएगा। हैव बीन क्यों आ गया, हैव बीन तो तब आता जब एक्टिव सेंटेंस में हैज हैव होता, तो हैव बीन भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, आई वॉज गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल हैंडबैग बाई हर। पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हम लोगों ने क्या देखा, सिर्फ इनिशियल्स को देखकर एक क्वेश्चन को बना दिया, है ना। पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार फिर से समझेंगे कि कैसे इसको बनाया हम लोगों ने, इतनी जल्दी आखिर इसको हम लोगों ने बना कैसे लिया। ठीक है, आओ देखो, ये शी क्या है तुम्हारा, सब्जेक्ट है, ये गिफ्टेड क्या है तुम्हारा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट और वर्ब के सेकंड फॉर्म के बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, तो तुम कहोगे नहीं जी सर नहीं है। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में अगर कोई, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट मीन्स कि सेंटेंस कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2, अब सब्जेक्ट प्लस V2 का पैसिव क्या होता है, सब्जेक्ट डैश प्लस वॉज वर्ब प्लस V3, सब्जेक्ट डैश प्लस वॉज वर्ब प्लस V3, यही होता है। तो यहाँ पे आई एम है तो ये तो गलत हो गया, आई एम है ये भी गलत हो गया, आई हैव है तो ये भी गलत हो गया, आई वॉज यहाँ पर है तो ये वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ से शुरू होगा 5 क्वेश्चन हम लोगों का, 5 का पंच क्लोज टेस्ट। आइए देखते हैं क्लोज टेस्ट आखिर कहना क्या चाह रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंस के बारे में बात हो रही है कि फिजिकल एक्सरसाइज हो, यानी कि जो पुशअप्स लगाते हैं, पुलअप्स लगाते हैं, जो रनिंग करते हैं, जो क्रंचेस लगाते हैं, जो एब्स पे वर्कआउट करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस किस चीज पर, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन डैश द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। हार्ट अटैक्स के इंसिडेंट में जो डैश होता है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। तो भाई इंसिडेंस मतलब क्या हो गया, अकरेंस, इंसिडेंस मतलब क्या हो गया, अकरेंस, यानी कि जो हार्ट अटैक आता है उसके डैश में फिजिकल एक्सरसाइज का जो इम्पोर्टेंस है उसको अंडर एस्टिमेट यानी कि उसको कम नहीं आंका जाता। तो क्या हार्ट अटैक को बढ़ाना है, क्या इंक्रीज करना है, नहीं, बल डालना है, नहीं, बढ़ाना मैक्सिमाइज करना है, नहीं, क्या करना है, मिनिमाइज। तो फिजिकल एक्सरसाइज का जो इम्पोर्टेंस है हार्ट अटैक के अकरेंस को कम करने में, हार्ट अटैक के अकरेंस को कम करने में जो फिजिकल एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस है उसको आप नजरअंदाज, उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है, पहले का आंसर क्या हो गया, मिनिमाइजिंग। अगले पे चलते हैं, कह रहा है कि द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स
हार्ट अटैक्स का जो राइज है, यानी कि हार्ट अटैक जो आता है उसमें जो बढ़ोतरी है उसके बारे में कह रहा है हैज बीन अटेनिंग डैश प्रोपोर्शन। डैश प्रोपोर्शन अटेन कर रहा है, तो कैसा प्रोपोर्शन अटेन कर रहा है? अलार्मिंग प्रोपोर्शन, सूदिंग प्रोपोर्शन, कैपेशियस प्रोपोर्शन या फिर लो प्रोपोर्शन। लो प्रोपोर्शन अटेन कर रहा है, कम प्रोपोर्शन या फिर कैपेशियस। कैपेशियस का मतलब क्या होता है? जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो। का मतलब क्या होता है? जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो। कैपेशियस का मतलब कैपेसिटी जिसकी ज्यादा हो, ठीक है। सूदिंग, सूदिंग का मतलब क्या होता है? सुखदायक। सूदिंग का मतलब क्या होता है? सुखदायक, मतलब जिससे रिलीफ मिले, रिलीविंग। और अलार्मिंग का मतलब क्या होता है? खतरनाक या फिर जो आपको चिंताजनक स्थिति में डाल दे, ठीक है। यानी कि अलर्ट करने वाला जो होता है, अलर्ट करने वाला, ठीक है। अलार्मिंग का मतलब अलर्ट करने वाला हो सकता है। तो द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स हैज बीन अटेनिंग डैश प्रोपोर्शन इन रिसेंट टाइम्स। हार्ट अटैक जो हो रहा है उसमें जो बढ़ोतरी आ रही है वो क्या? हैज बीन अटेनिंग अलार्मिंग प्रोपोर्शन इन रिसेंट टाइम्स। सुखदायक मतलब अगर हार्ट अटैक बढ़ रहा है तो क्या उससे सुख मिलेगा? नहीं। वो लो प्रोपोर्शन, राइज ऑफ हार्ट अटैक जब हो रहा है तो लो प्रोपोर्शन कैसे होगा? लो प्रोपोर्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, दोनों अपोजिट बातें हो जाएंगी। कैपेशियस, कैपेसिटी ज्यादा, कैपेसिटी की तो कोई बात ही नहीं हुई है। अब हाँ, राइज इन हार्ट अटैक जो हुआ है वो क्या अटेन कर रहा है? वो गेन कर रहा है, वो प्राप्त कर रहा है। कैसा प्रोपोर्शन, कैसा अनुपात? तो अलर्ट रहने वाला अनुपात जो है, सो अलर्ट रहने वाला अनुपात, अलर्ट करने वाला अनुपात गेन कर रहा है इन रिसेंट टाइम्स, हाल ही के समय में, कॉजिंग ग्रेव कंसर्न स्पेशली टू द मेडिकल डैश। सीरियस कंसर्न, ग्रेव कंसर्न का मतलब क्या हो गया? सीरियस कंसर्न, खास तौर करके जो मेडिकल, खास तौर से जो मेडिकल डैश हैं, मेडिकल पर्सन हैं नहीं, मेडिकल क्लास है नहीं, मेडिकल क्रीड है नहीं, मेडिकल फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का तो वैसे मतलब होता है भाईचारा, लेकिन जो एक ही ग्रुप के लोग जब होते हैं ना तो उसके लिए हम लोग फ्रैटर्निटी वर्ड का यूज कर देते हैं, ठीक है। फ्रैटरनिटी का एक और वर्ड होता है बिरादरी। बिरादरी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जो मेडिकल बिरादरी के लोग हैं उनके लिए एक बहुत ज्यादा कंसर्न, चिंता का विषय बनता जा रहा है, ठीक है। आगे कहता है कि वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई साहब टहलना जो है तो बेस्ट मोड है फिजिकल एक्सरसाइज का, विच डैश नो इक्विपमेंट, जिसमें हानि होता है नहीं, जिसमें लाभ होता है नहीं, जिसमें पाया जाता है नहीं, जिसमें जरूरत होता है हाँ, विच रिक्वायर्स, जिसमें जरूरत होती है किसी भी गवर्नमेंट इक्विपमेंट की नहीं, मतलब जिसमें किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है, पैसे की जरूरत नहीं होती है, मटेरियल की जरूरत नहीं होती है, या फिर डैश ऑफ अ क्लब, या फिर मेंबरशिप। अगर टहलना ही है तो किसी क्लब के मेंबरशिप की क्या जरूरत है? तो ना ही उसमें क्लब के मेंबरशिप की जरूरत होती है। 5 का पंच यहीं पे समाप्त होता है मेरे साथियों। इसी के साथ आज का ये सेशन भी समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हुआ हो, एक्टिव पैसिव में प्रॉब्लम हुआ हो, नरेशन में प्रॉब्लम हुआ हो, एंटोनिम सिनोनिम कहीं भी प्रॉब्लम हुआ हो, तो डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके सवाल का जरूर से जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। आज के सेशन नहीं समाप्त करेंगे, तब तक के लिए खूब जम करके मेहनत करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।